जनरल साहब, वो नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार हो रहा था वो हो चुका है। आप इस पेशरफ्त को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? आई थिंक ये टू बी वेरी ऑनेस्ट नैयर एक स्ट्रेटेजिक कंट्री के लिए, इतने बड़े न्यूक्लियर मुल्क के लिए मेन चीज थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेडक्वार्टर। ठीक है। और जिन वजूहात की वजह से हुई, जो फ्यूचर की वॉर है उसको मद्देनजर रखते हुए भी ऑलरेडी बहुत इस पे बातचीत हो चुकी है कि व्हाई व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी दैट वाज प्राइमरीली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये उसकी वो क्या कहते हैं कि एक वर्किंग मेथोडोलॉजी कह लें या वर्किंग एक एनवायरनमेंट, क्या उसके एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट उसका आना है वो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। एक चीज याद रखिए कि थ्रू द सेंट्रल कमांड आप क्या अचीव करते हैं? आप अचीव करेंगे स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ये याद रखिएगा। क्योंकि अभी देखे ना नैयर, एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने मैं दे दूं। इंडियन इतनी बड़ी मिलिट्री, इतनी बड़ी फोर्स और इतनी ह्यूब्रस पॉलिटिकल अप्रोच के बाद उन्होंने कुछ सोचा ही होगा कि पाकिस्तान एक है और उसको हम ऐसे ही खत्म कर देंगे और ये वो। तो तभी तो उन्होंने एप्लीकेशन की जिसको न्यू नॉर्मल कहता है कि जी मैं न्यू नॉर्मल सेट करने जा ठीक रहा है। हूं। कितना टाइम लगे उसको एम्बेरस करने में पाकिस्तान को। कभी कभी एक 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 स्ट्रेटेजिक फनेस जो है ना वो आपको एम्बेरस कर देती है ठीक है जनरल पाकिस्तान साहब, ये की। एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक फ़ैसला है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि ये फ़ैसला हो गया, तैनाती हो गई, हेड जो है उन वो लग गए हैं, तो अब नीचे जो एक पूरा मैकेनिज़्म बनना है, एक पूरा डिपार्टमेंट जो है उसके नीचे बनना है, वो किस तौर जो है वो बनेगा, उसकी तश्कील जी क्या वो होगी? इसी उसी के लिए तो ये थोड़ी सी देर लगी है। प्रोबेबली दे मस्ट हैव वर्कड इट आउट और वर्कआउट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर एक स्मॉलर हेडक्वार्टर था जो कमेटी थी। इट वाज नॉट अ हेडक्वार्टर, जी। वॉर हेडक्वार्टर नहीं था, एग्जीक्यूशन नहीं करनी थी। ये एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है जी। इसमें लैंड स्ट्रेटजी भी यहीं पर आएगी, जो आर्मी बना के भेजेगी। जो ठीक है। आर्मी की स्ट्रेटजी होगी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस कह लें कि वो उसको करेगा। उसके बाद यहाँ पर एयर स्ट्रेटजी आएगी जो एयर एयर हेडक्वार्टर से आएगी, एयर स्टाफ करेगा उसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ के नीचे। और फिर हमारी जो सी की पॉलिसी, सी स्ट्रेटजी, जो वाटर की स्ट्रेटजी है वो आएगी ऑफ कोर्स फ्रॉम द नेवल साइड। उनकी अभी सिनर्जी कैसे स्टेब्लिश होनी है, कि इनकी लिंकेजेस कैसे स्टेब्लिश होंगी और फिर एप्लीकेशन होगी। दैट इज द जॉब ऑफ दिस हेडक्वार्टर। दिस इज एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सारा। और फिर एडवाइजर जो है टू द प्राइम मिनिस्टर हु हैज टू एग्जीक्यूट द वॉर। ठीक है। एक्चुअली तो वॉर प्राइम मिनिस्टर ने, जो ओवरआर्चिंग कंट्रोल है वो सिविलियन सुप्रीमेसी वहीं पे कायम है। एक चीज नैयर आप हमें समझने की जरूरत है कि हमें हेडक्वार्टर्स की, मिलिट्री की, सारों की बड़ी बात करते हैं। वॉर वॉर का मिलिट्री से बड़ा कम ताल्लुक है जी। वॉर का असल ताल्लुक है आपकी पॉलिटिक्स के, बिकॉज इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी। आपकी ठीक वॉर है। पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है जो सिविलियन लीडरशिप ने लड़नी है। मिलिट्री कमांडर्स ने उसको एग्जीक्यूट करना है। दे आर द, वो कहते हैं ना, मीन्स है। तो जो एंड है, एंड देना है पॉलिटिकल पॉलिसी ने, और जो उसको लड़ने के जो मीन्स है वो मिलिट्री ने कार्रवाई करनी है। तो ये ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो जनरल आई साहब, थिंक उसको। पाकिस्तान को अब एक हाइब्रिड वॉर का सामना है, तो ऐसे हालात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए 2 से 3 अहम तरीन और बड़े चैलेंजेस क्या देख रहे हैं आप? देखिए ये जो हाइब्रिड वॉर है इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। ये उसी जो कन्वेंशनल वॉर में जब फेलियर हुआ है, जो मिडल ऑफ द प्रॉक्सी उसने लगाया है इंडिया ने, उसके बाद उसने हाइब्रिड को ज्यादा कर दिया। और हाइब्रिड का चैलेंज तो दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है जी। जी। किस चीज का विक्टिम हुआ है जी 20 साल की एप्लीकेशन के बाद? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान से देखे ना, हाइब्रिड एप्लीकेशन ही थी ना उसके खिलाफ जो भी हुई है। अब तो बड़ी ताकतों का भी ये रशियन, अभी आप अगर आप स्टडी करें जब वो यूक्रेन में और उससे पहले भी जब रशियन इन्वेजन होती रही है, तो उनका क्या हाइब्रिड वाज द लीड मोड। मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं हाइब्रिड नॉन स्टेट एक्टर्स एक रोल अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान तो बिल्कुल गढ़ बन गया जी हाइब्रिड वॉरफेयर का। तो हाइब्रिड को मिलिट्री भी जो देखती है एज अ चैलेंज देखती है, उसके ऊपर वॉर गेम्स भी करती हैं तो उसको। हाइब्रिड वॉरफेयर की जब हम बात करें तो इस बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखें तैयार हैं तो इसीलिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट एज अ नेशन मुकम्मल तैयार नहीं है। लेट मी कन्फेस दिस। जी। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जी क्लियर, होल्ड और बिल्ड की बुनियाद पर। क्लियर भी होल्ड हो जाते हैं, होल्ड भी थोड़े अरसे के लिए हो जाते हैं। जब बिल्ड की बारी आती है तो फिर हम वही रोने रोद रहे होते हैं। जो नेशनल एक्शन प्लान की आज भी हम बात करते हैं कि वो काम हो रहे हैं। बिल्ड इज द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन दोज एरिया जहां पे हाइब्रिड हुई है, जहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स मौजूद है। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी का फेलियर है। ओवरऑल फेलियर फिर सबका हो जाता है ना। मिलिट्री जितनी मर्जी कामयाबी करती रहे, फेल तो नेशन हो जानी है ना। इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है कि अभी, और ये चीज अभी देखिएगा कि आप इंप्रूव होगी। मैं किसी, ये जो अभी सीडीएफ का ऑफिस बना है एक कंसिस्टेंसी के साथ
फॉर अ लॉन्गर पीरियड यू कैन अंडरस्टैंड कि जी अब हमने जो पॉलिसी है तो पूरी नेशन अभी आपके साथ खड़ी है, तो अभी अचीव करें जी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं थ्रू मिलिट्री एप्लीकेशन। तो आई थिंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और इसकी एग्जीक्यूशन में और फनेस आएगी जी। ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक ऑफिस था, क्या उसमें उसके चेंज होने से, अब सीडीएफ के एक ऑफिस बनने से वो जो कोऑर्डिनेशन का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा? पहले कोई दिक्कत थी हमें इस हवाले से? नहीं यार, दे दोनों बहुत डिफरेंट 180 डिग्री डिफरेंट हेडक्वार्टर्स। ठीक है। हम ये कह देना कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, दैट वाज अ कमेटी चेयरमैन जिसके मेंबर्स थे आर्मी, नेवी और ये चीफ मिलिट्री चीफ जो है, आर्मी चीफ जो है और एयरफोर्स चीफ, ये मेंबर्स थे। ये एक कमेटी थी, ये हेडक्वार्टर है, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर। इट इज अ वॉर एग्जीक्यूटिंग हेडक्वार्टर। ऑफ कोर्स इसमें ऑपरेशनल नेवी के लोग भी बैठे होंगे, एयरफोर्स के लोग भी बैठे होंगे, आर्मी के लोग भी बैठे होंगे और ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा वॉर। एक बैटल पिक्चर इसके पास एक जगह पे एक पॉइंट के ऊपर होगी और ये बेस्ट एडवाइजर होगा टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर द वॉर एग्जीक्यूशन। तो दोनों यानी अब जो हम different है। यूनिफाइड कमांड की बात कर रहे थे, उसके उसूल की जानिब एक कदम जो है वो हम बढ़ अच्छा। गए हैं। ये भी हाँ। बताइएगा कि अब सऊदी अरब में भी अफगान तालिबान रजीम के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। अब बहरहाल ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, हम ऑलरेडी ये देख रहे थे, ओवरसी कर रहे थे, और तालिबान रजीम के जो मौजूदा तर्ज अमल है उसको देखते हुए इस बात की तवक्को भी थी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक अफगानिस्तान, एक पहली बात तो मैं नैयर ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अब अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हमने वी हैव टू फाइट इट आउट एंड वी हैव टू पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली हमने अभी इस कार्रवाई को मुकम्मल खुद ही करना है जी। ये तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है एज ऑफ नाउ। जब तक इनको पैसे मिल रहे हैं प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया से, तो ये तो इनका बिहेवियर में यही तब्दीली आएगी। स्ट्रक्चर स्टेट है नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आप डील कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूएई, ये वो लोग थे जिन्होंने तालिबान की पहली रजीम को इतना सपोर्ट किया और माना। ऑफ कोर्स अमेरिकन सपोर्ट भी इनको हासिल थी। 20 इयर्स की एप्लीकेशन के बाद पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन आई थिंक वो वॉर इकोनॉमी उनकी इतनी बड़ी है, $7.2 बिलियन का वेपन्स पड़ा है। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जो रीजनल फोर्सेस हैं, रीजनल जो कंट्रीज हैं जिनके अपने इंटरेस्ट यहाँ पे खराब हो रहे हैं, सेंट्रल एशियंस थ्रू रेलवे रूट लिंक्स अफगानिस्तान से वो जुड़ना चाह रहे हैं बीआरआई के साथ। चाइना इनको इम्प्रूव करना चाह रहा है, पाकिस्तान इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता। तो अफगानिस्तान की तरक्की सिर्फ अफगानिस्तान अपनी तरक्की भी नहीं चाहता, बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा जो दुश्मन है ना नैयर, वो मेरी नजर में पीस है। वो समझते हैं पीस आ गया तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन के बच्चे, वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, वो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जरूर रखना चाहते हैं अपनी वॉर इकोनॉमी को चलाने के लिए और अपनी पावर में रहने के लिए। अब ये जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे निपटने के लिए क्या पाकिस्तान के पास वाहिद हल ऑपरेशन है, जो कार्रवाई है, जो जंग है वो है, या फिर उसके अलावा अभी भी हम जो है तमाम जो सालसी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, किसी और कोशिश की तरफ देखना पड़ेगा? You will have to create conditions for a better dialogue. जब आप अब मुझे ये नैयर बताएं ना, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे करें? आप उनको दे क्या सकते हैं बातचीत में? मुझे बताएं ना, what you have to offer them, कोई बता दे। We have nothing to offer them. आप मतलब अपना वे ऑफ लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, या आप अटक तक उनको सरजमीन दे सकते हैं, आप अपनी बच्चियों को स्कूलों से उठा सकते हैं, घरों में बंद कर सकते हैं। तो वी हैव नथिंग टू ऑफर। हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को मत इस्तेमाल होने दें, और ये जो पाकिस्तान के फितना और खवारिज के लोग हैं ये पाकिस्तान के हवाले कर दें। अगर वो आप समझते हैं कि माइग्रेट करके गए तो हम उनसे माफी मांगेंगे, उनको आबाद करेंगे, लेकिन लाएंगे फिर लीगल तरीके से, जो पाकिस्तान का कानून कहेगा। जिस चीज से जो जुर्म किया वो उसको सजा मिलेगी। और अगर वो एनिमी है, टेररिस्ट है, तो हम फिर उनको टेररिस्ट को, जिस तरह टेररिस्ट का जो हक है वो जो उसका पहुंचा दिया जाएगा। तो आप इनके वो ना बने, इनको प्रोटेक्ट मत करें। बट इट इज नॉट लाइक दिस, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो सिक्के के दो रुख हैं, उनको अपने भी फियर्स हैं कि तरीके पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो ये हकानी डरते हैं कि कंधारियों के साथ ना मिल जाएं, कंधारी डरते हैं कि हकानियों के साथ ना मिल जाएं, दोनों डरते हैं कि ये कहीं ISIS KP में ना चले जाए। तो बहुत से अवामिल हैं जिसकी वजह से इस वक्त एनवायरनमेंट नहीं है, वो मानेंगे भी नहीं। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम का आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट नहीं है, तो क्या अमेरिका के जो खित्ते में वापस आने की बात हम अपने पिछले चंद प्रोग्रामों में आपके मुंह से भी सुन चुके हैं, तो क्या अब ये वक्त हो गया है, एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि अमेरिका को खित्ते में वापस आना पड़ेगा?
मैं आज नहीं तो कल अमेरिका की प्रेजेंस देख रहा हूँ जी यहाँ पे, क्योंकि उसका जो मेन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था इंडो पैसिफिक में, वो तो बुरी तरह शरेड सामने नजर आ गया है, आपने देख लिया, वो नाकाम हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी प्रेजेंस जरूर रखेगा। दोनों मेन कंपिटिटर्स इस रीजन में बैठे हुए उसके, रशिया एंड चाइना, तो वो किसी न किसी सिचुएशन में आएगा। वो हमारे लिए अच्छा होगा बुरा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका जब इधर आएगा तो फिर प्रॉबेबली उसके भी जब कन्वर्जेंसेस हमारी भी उनके साथ भी हैं, तो क्योंकि उन्हीं का मेस है जी, दे आर स्टेक होल्डर्स। 7.2 बिलियन का आप वेपन छोड़ के चले गए, क्योटेक अफगानिस्तान 20 साल के एप्लीकेशन के बाद छोड़ के चले गए, हमारे लिए पूरे रीजन के लिए दर्द सर छोड़ के चले गए। तो उनको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। अब पॉलिटिकली होते हैं, डिप्लोमेटिकली होते हैं, इकोनॉमिकली होते हैं या मिलिटरीली होते हैं, उनको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा और वो होंगे, वो जी दूर नहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका।